जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में हमने फर्स्ट टॉपिक अपना कवर कर लिया था, जिसमें हमने कंपनी के चार्टर एक्ट्स और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भारत शासन अधिनियम थे उनकी हमने चर्चा की थी। अब हम देख लेते हैं कि संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा के द्वारा हुआ था उसका प्रोसेस क्या था, क्या क्या समितियां थीं और उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। संविधान का निर्माण। देखिए, संविधान का निर्माण कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हमने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अंग्रेजों ने कंट्रोल करना शुरू किया अपने उपनिवेश भारत को। अब वहां से धीरे धीरे जो लेजिस्लेटिव या कॉन्स्टिट्यूशन का जो अवधारणा है संविधान की, वो वहां से शुरू हुई। अब जब ये बात चलती रही, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई होती रही, तो जो सबसे पहला विचार आया वो आया संविधान सभा का, कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो संविधान का निर्माण करे। और उस संविधान सभा में जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इसका जो प्रथम विचार है संविधान सभा का, वो 1934 में आया। किसके द्वारा? M.N. राय। ये वो व्यक्ति हैं जिनको कि भारत में साम्यवाद, ये एक विचारधारा है, उनके प्रणेता के रूप में इनको जाना जाता है, M.N. राय को। तो सबसे पहले इनके विचार में आया कि संविधान सभा का गठन किया जाए। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय की पार्टी थी, जो कि भारतीय विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रही थी आज़ादी के लिए, तो 1934 में INC ने समर्थन दिया। और 1938 में नेहरू के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू, एक सभा के गठन की औपचारिक घोषणा की गई। अब ये घोषणा की तो गई, लेकिन इसको रखा कहाँ गया था? अंग्रेजों के सामने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। मॉडर्न हिस्ट्री जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव क्या था। उसी में इस संविधान सभा की अवधारणा को क्या किया गया था? प्रैक्टिकल रूप दिया गया था कि हम ऐसे ऐसी संविधान सभा बनाएंगे जो कि हमारे देश का संविधान का निर्माण करेगी। अगस्त प्रस्ताव जब अंग्रेजों को दिया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने स्वीकार किया होगा कि नहीं किया होगा? नहीं किया होगा। ठीक, तो अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद 1942 में, यहां पर लिख दीजिएगा,
खारिज कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। खारिज। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। ठीक। इसके 3 मेंबर थे। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, ये पा है लिखा है, पैथिक लॉरेंस। दूसरे एक मेंबर थे जिनका नाम ही क्रिप्स है, तो इनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। और दूसरे थे अलेक्जेंडर एफ। इन तीनों का नाम आपसे पूछा जाता है, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसमें भी इनका नाम आएगा, उस समय भी बताया जाएगा। अभी यहाँ पर ध्यान आया तो बता दिए। ठीक। अब क्या हुआ कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं था। अब जब मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं था, तो कांग्रेस मतलब भारतीयों और ब्रिटिश के बीच में कोई भी एक सामान्य या बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। जब नहीं बन पाई, तो उसी समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उधर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में ही अंग्रेजों मतलब मित्र राष्ट्र और जो दूसरे राष्ट्र थे जो हिटलर के उसमें थे, उनमें क्या हो गया, आपस में गुटबाजी शुरू हो गई। और यहाँ पर भी खतरा शुरू हुआ कि हो सकता है कि जापान, जो कि उस समय हिटलर का सपोर्टर था जर्मनी का, वो हो सकता है कि भारत में आक्रमण न कर दे, क्योंकि वर्मा तक, म्यांमार तक वो लोग चले आए थे उनके सैनिक। अब क्या हुआ कि इसी बीच में आया माउंटबेटन प्लान। 3 जून की तारीख याद रखिएगा, 3 जून को माउंटबेटन प्लान डिस्क्लोज हुआ था। ठीक। माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना ने 2 काम इसके याद रखिएगा। पहला, द्विराष्ट्र के सिद्धांत। द्विराष्ट्र मतलब भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत का बंटवारा, इसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। मतलब पाकिस्तान की जो मांग थी, वो क्रिप्स मिशन इसी वजह से फेल हुआ था, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कह रही थी कि हमें पहले पाकिस्तान दे दो, उसके बाद बातचीत करो। माउंटबेटन योजना में भी मुस्लिम लीग यही फोर्स कर रही थी कि आप पहले पाकिस्तान का बंटवारा कीजिए, पाकिस्तान को अलग कीजिए, उसके बाद ये कीजिए, संविधान सभा का गठन कीजिए। तो माउंटबेटन योजना के द्वारा उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान किए गए कि वो मुस्लिम लीग को स्वीकार थे। और उसमें सबसे बड़ा प्रावधान यही था कि मुस्लिमों का मतलब कैंडिडेट जो
रिप्रेजेंट करेंगे। मुस्लिम लीग के सारे कैंडिडेट क्या थे? मुस्लिम थे। ठीक। तो यहां पर एक माउंटबेटन योजना में आप ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग को तो क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसा प्रावधान किया गया था कि मुस्लिम लीग संविधान सभा के गठन के लिए रेडी हो गई, तैयार हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किस प्रावधान के तहत किया गया, तो आप क्या बताएंगे? क्रिप्स मिशन या या माउंटबेटन योजना? तो आप क्या बताएंगे? माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन प्लान के तहत हमने क्या किया था? संविधान सभा का गठन किया। अब जो संविधान सभा का गठन किया उसमें कुछ खास बातें थी। खास बातें क्या थी वो देखते हैं। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। मुख्य बिंदु क्या थे संविधान सभा के? मुख्य बिंदु ये थे, पहली बात, टोटल 389 सीट्स थी, जिसमें से 296 और 93। 296 का आगे डिवीजन कर दीजिए, 292 और 4। ये जो 93 सीटें थी ये देसी रियासतों के लिए थी। देसी रियासतों की। स्वाभाविक सी बात है कि देसी रियासतों में वहाँ के राजाओं का शासन था, तो वहाँ पर चुनाव तो होने नहीं थे। तो ये क्या थी सीटें? ये नामित सीटें थीं। वहाँ के राजा नॉमिनेट कर देंगे कि हमारे राज्य से, हमारी रियासत से आप जाइए संविधान सभा में। ठीक है, तो जिसको कहेंगे वो चला जाएगा। तो ये नॉमिनेटेड सीटें थी। यहाँ पर इनको क्या था? चुनाव नहीं कराना था। जो 296 सीटें थी वो चुनाव के द्वारा भरी जानी थी, जिसमें से भी 4 और 292 में डिवाइड था। 4 सीटें जो मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर के प्रांतों के लिए थी। और जो 292 थी बाकी बचे हुए 11 प्रांतों के लिए, जहां पर गवर्नर या ये कहिए वायसराय का शासन था। वहां के लिए कितने सीटें हुई? 290। तो पहली चीज, संविधान सभा में कितनी सीटें थी? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही याद रखिएगा इनको। ठीक है, जैसे बताएं, एक दो बार बनाएंगे याद हो जाएगा। दूसरी जो खास बात थी इसमें वो ये थी कि प्रांतों में सीटों का विभाजन जैसे आजकल होता है तब भी होता था, जनसंख्या के आधार पर था। जिस प्रांत की जितनी ज्यादा जनसंख्या
उस प्रांत की उतना ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा में, ठीक है, उतनी ज्यादा सीटें। अगर एक थंब रूल की बात की जाए, जनरल नियम की बात की जाए, सामान्य नियम की, तो ये मानकर चलिएगा कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी नॉर्मली, ठीक। तीसरी बात, इसमें जो मुख्य समुदाय थे संविधान सभा में जिनमें सीटें बटी थी, वो मुख्य समुदाय 3 थे। सामान्य, सिख और मुस्लिम। यही 3 मुख्य समुदाय थे। सामान्य में ही मैंने आपको बताया था कि पूना समझौता हो गया था अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में 1934 के आसपास, ठीक। अब क्या हुआ कि यहीं पर आरक्षित सीटें भी थी, किसके लिए? एससी एसटी, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। ये सीटें भी कहाँ थी? यहीं पर आरक्षित थी, सामान्य में ही। तो ये क्या थी? तीसरी खास बात थी इस संविधान सभा की। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये थी कि चौथी खास बात क्या थी? वो ये थी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होना था, इलेक्शन कैसे होना था, कैसे वहां पर प्रतिनिधि चुने जाते? तो कैसे चुने जाते थे? प्रांतीय विधान सभा के द्वारा। अप्रत्यक्ष, अगर जनता डायरेक्ट चुनती तो प्रत्यक्ष चुनती। यहां पर क्या हुआ, जनता ने पहले प्रांतीय विधानसभा के एमएलए को चुना, जैसे आजकल राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। क्या करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से जितनी भी सीटें हैं, तो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के जो एमएलए हैं विधानसभा के, वो वोटिंग करेंगे और वही जिसको वोट देंगे वही कैंडिडेट जाकर के राज्यसभा में उनकी तरफ से यूपी को रिप्रेजेंट करेगा, उत्तर प्रदेश को, ठीक। तो पहली बात तो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, अप्रत्यक्ष था, ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे यहां पर 3 समुदाय में सीटें बटी थी, सामान्य की, सिख की, मुस्लिम की। तो अगर मुस्लिम की एक सीट के लिए विधानसभा में भेजना है तो प्रांतीय विधानसभाओं में जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वही क्या करेंगे, उस मुस्लिम कैंडिडेट को चुनेंगे। सिख वाले सिख को चुनेंगे और सामान्य वाले सामान्य को चुनेंगे। सामान्य वाले सिख को नहीं चुन सकते थे, सामान्य वाले मुस्लिम को नहीं चुन सकते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। दूसरी बात, उस समुदाय के सदस्यों द्वारा, जिस समुदाय की सीट है। और तीसरा, इसमें मेथड कौन सा यूज हुआ, वो ये था समानुपातिक प्रतिनिधित्व या निर्वाचन प्रणाली। एकल संक्रमणीय, इसका मतलब ये हुआ, जब हम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति के द्वारा होता है। वहां पर हम 2 सिस्टम देखेंगे चुनाव पद्धति के, तो वहां पर हम इसको देख लेंगे।
अभी याद रखिएगा कि एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली के द्वारा उनका चुनाव हुआ। ठीक, ये तो खास बात थी संविधान सभा की। अब ये 4 बातें आप ध्यान में रखिएगा। पहली बैठक 9 अगस्त 1946, ये डेट भी आपको याद रखनी है, इस पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब बात आती है कि जब पहली बैठक कर लिए तो पहली बैठक में करेंगे क्या? सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो अध्यक्ष का चुनाव 2 तरीके से होता है। पहली बात, तो अध्यक्ष उस समय कौन अध्यक्षता कर रहा है? जब पहली बार बैठक हुई तो उस समय भी तो एक ना एक मेंबर क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा ना। तो वो मेंबर क्या होगा? जो सबसे ज्यादा एजेड होगा। ठीक, और वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने अध्यक्षता की थी पहली बैठक की। वरिष्ठतम सदस्य और सबसे वरिष्ठतम सदस्य ही अध्यक्षता करेगा। ये सिस्टम कहां से सीखा गया? तो ये सीखा गया फ्रांस से। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जाता है कि ये परिपाटी या ये चलन कहां से भारत ने सीखा था। तो याद रखिएगा फ्रांस से। ठीक, सबसे वरिष्ठतम सदस्य को क्या किया गया? पहली बैठक की अध्यक्षता दी गई। अब जब पहली बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की तो उस समय चुनाव हुए। चुनाव में ये हुआ कि अब अध्यक्ष कौन बनेगा। अभी आज की पहली बैठक तो हमने कर लिया वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्षता दे करके, अब आगे से अध्यक्ष परमानेंट कौन रहेगा? तो बाद में परमानेंट अध्यक्ष हुए चुनाव के बाद। पहले अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा जो चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक खास बात यहां पर और थी, वो ये थी कि उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष 2 थे। एक तो थे टी कृष्णामाचारी और दूसरे थे LN मुखर्जी। ठीक, तो याद रखिएगा उपाध्यक्ष क्या थे? 2 थे। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव में देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव और कुछ नहीं था, वो क्या था कि एक कॉमन मेमोरेंडम बनाया जाए सहमति का कि कौन कौन सी प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, किस तरीके से चर्चाएं होंगी, कौन कौन सी चीज़ों को हम लेकर के डिस्कस करेंगे, डिस्कशन का तरीका क्या होगा,
और किसी डिसीजन पर पहुंचने से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वोटिंग होगी या आम सहमति होगी या ऐसा कुछ। ठीक, तो उद्देश्य प्रस्ताव में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ये डेट याद रखिएगा, कहां पर, संविधान सभा में। ठीक, 13 दिसंबर 1946। ठीक, अब ये जो प्रस्ताव रखा गया, इसमें दो चीजें मोटी मोटी आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बता दिया कि किस लिए रखा गया था। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस संविधान सभा का काम था संविधान बनाना, सबसे पहले उसको संप्रभु किया गया। मतलब उसको ये कहा गया कि हम अपने डिसीजन, स्वयं के डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी बाहरी दबाव के बिना। अब हमारा ब्रिटिश से कोई मतलब नहीं है, हम चाहें तो उनके कानून को फॉलो करें, चाहे ना करें। कहने का ये मतलब है कि संविधान सभा जिस संविधान को बनाने जा रही थी, उसको सबसे पहले क्या किया गया, संप्रभु किया गया। ये घोषणा की गई कि ये संविधान सभा संप्रभु है। और दूसरा, संविधान की शक्ति का स्रोत ये भी बताया गया, और वो क्या है, वो है भारत की जनता। ठीक, वो क्या है, भारत की जनता है। अब इसमें आपको यहां पर चीजें जो ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि आज भी हमारी जो संविधान का स्रोत है वो क्या है, भारत की जनता है। जो शक्ति है वो कहां पर केंद्रित है, जनता के हाथ में। वो 5 साल बाद क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक, एक चीज और आपको यहां पर बतानी थी। एक ये जो है, ये मैटर गलत हो गया, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। ये 9 अगस्त की बजाय है 9 दिसंबर। ठीक, ये कहां से ध्यान में आया ये भी मैं आपको बता दूं। दरअसल जो हमने याद किया था वो ये किया था कि 4 दिन बाद ही उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो अगर वो अगस्त में है तो ये दिसंबर में नहीं हो सकता, और अगर ये दिसंबर में है तो अगस्त में नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने जाना कि वो 9 दिसंबर होना चाहिए, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, और ये एक्सेप्ट कब हुआ, स्वीकार कब किया गया संविधान सभा में, ये स्वीकार किया गया जनवरी 1947 में। एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, आई थिंक 27 जनवरी या 24 जनवरी ऐसे ही कुछ है। ठीक, 1947 को स्वीकार किया गया। अब देखिए 1946 ये हो गया, 1947 ये हो गया, और इसी बीच में इसी बैकग्राउंड में 1947 15 अगस्त भारत को आज़ादी मिल गई। अब अगर आज़ादी मिल गई तो एक चीज और घटित हो गई, क्या, कि दो टुकड़े हो गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। एक इंटरेस्टिंग बात और है जो कि पहले बतानी चाहिए थी लेकिन अभी यहीं पर बताए दे रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि 389 सीटें थी, 389 में से 93 देसी रियासतों के लिए थी, 296 थी प्रांतों और ब्रिटिश गवर्नर के लिए और
मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए 292 और फिर 4। अब जब चुनाव हुए 1946 में, संविधान सभा के गठन के पहले तो चुनाव हुए, तो इन 292 सीटों में से 208 सीटें इनको मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक। जो 73 सीटें थी, 292 से नहीं, 296 में से 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। ठीक। बाकी जो 15 सीटें थी वो स्वतंत्र, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, वो किसी पार्टी से नहीं थे, उन लोगों को मिली, स्वतंत्र उम्मीदवारों को, उनको मिली। अब इसी बीच में क्या हो गया, क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव के बाद ही। अब जब विभाजन हो गया तो ये जो 389 सीटें थी, ये घट करके हो गई 299। कितनी हो गई? 299। 299 में से 70 सीटें देसी रियासतों के लिए थी, और बाकी जो 229 सीटें थी, ये बाकी बचे हुए भारत के लिए थी। ठीक। देसी रियासतों ने ना तो यहां पर भाग लिया था संविधान सभा में, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनमें मंशा ये थी, कहा यह गया था कि या तो आप भारत के साथ शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान के साथ, या किसी के साथ नहीं, स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हम अपना स्वतंत्र हैं, हम भारत के साथ शामिल नहीं होंगे, तो इन्होंने संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुए। सिमिलरली यहाँ पर क्या था, जब अब भारत पाकिस्तान बट ही गया था, स्वाभाविक सी बात है कि एक लोग एक तरफ शामिल होना था, तो इसमें से मैक्सिमम लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए थे संविधान सभा में। ये कहानी 299 वाली, ये सारी कहानी विभाजन के बाद हुई। ठीक। तो इसी समय आया क्या, भारत विभाजन अधिनियम 1947। इसने 3 काम किए संविधान सभा के साथ। संविधान सभा पहले भी 1946 में भी संप्रभु थी, लेकिन यहां पर संप्रभुता का रेशियो वो ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि अब भारत स्वतंत्र हो गया। इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ब्रिटिश कानून को हम चेंज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम संप्रभु हैं, हमारी संविधान सभा किसी भी कानून को बदल सकती है। ठीक। तो यहां पर संप्रभुता का रेशियो बढ़ गया। तो एक इन्होंने चेंज किया इस अधिनियम में कि पूरी तरीके से संविधान, अब संविधान सभा संप्रभु हो गई। पहले ब्रिटिश के अंडर में थी, अब वैसे भी ब्रिटिश के अंडर में नहीं रही, क्योंकि हम स्वतंत्र हो गए, हम डोमिनियन भी नहीं रहे। ठीक। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हमारे पास कोई भी बाहरी दबाव नहीं काम कर रहा था। ठीक। दूसरी चीज, ये तो हुई पहली चीज जो इन्होंने काम किया इस अधिनियम ने। और दूसरा दूसरा काम ये हुआ कि यहां पर विधान, जो संविधान सभा थी, उसका 2 काम था। पहला काम, संविधान का निर्माण करना।
और दूसरा काम, संसद या विधायिका की तरह काम करना, या ये कहिए कानून को, संविधान को लागू करना उस समय के जो भी रहे होंगे। ठीक। अब अगर ऐसी बात थी तो स्वाभाविक सी बात है कि जब संविधान सभा के रूप में ये काम कर रही थी, संविधान सभा जब वो संविधान सभा के रूप में काम करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? क्योंकि अध्यक्ष हम पहले ही चुन लिए थे, तो उस समय अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वो विधायिका की तरह काम कर रही थी तो उस समय थे अध्यक्ष जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। ठीक। तो दूसरा काम तो ये हो गया। और तीसरा काम जो हम बता चुके हैं वो ये था कि सीटें क्या हो गई? कम हो गई। 389 की बजाय कितनी सीटें बची? 299। 299 में सीटों का विभाजन ऐसे था, 70 थी देसी रियासतों के पास और 229 थी स्वतंत्र भारत के पास। इन्होंने भी अपने प्रतिनिधि भेज दिए, तो कुल मिलाकर 299 सीटें अब। ठीक। बाकी जो बची हुई सीटें थी वो कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान में। ठीक। तो ये हो गया भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में के द्वारा इसमें 3 चेंजेस हुए। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें ये देखना है संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी। ठीक। समितियों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तो थी बड़ी समितियां और कुछ थी छोटी समितियां। बड़ी समितियां छोटी समितियां दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो बड़ी का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है और छोटी का कुछ पार्ट। बड़ी में आपको ये ध्यान रखना है कि संघ से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, इन दोनों को नेहरू जी संभाल रहे थे। संघ से रिलेटेड नेहरू जी एक चीज और संभाल रहे थे। वो क्या थी? राज्यों से समझौता करने वाली समिति। राज्य मतलब प्रांत, वो भी कौन देख रहे थे? नेहरू जी। ठीक। तीसरी चीज, प्रांतीय संविधान समिति, वो देख रहे थे पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक, वल्लभ भाई पटेल जी। फंडामेंटल राइट्स, अल्पसंख्यक सीमांत क्षेत्र, इनसे रिलेटेड जो भी समिति थी वो भी पटेल जी देख रहे थे।
लेकिन इनके कुछ अलग अलग उप समितियां थी। उप समितियां में कौन सी? मौलिक अधिकार को देख रहे थे जेबी कृपलानी, सीमांत क्षेत्र असम को छोड़ करके वो देख रहे थे गोपीनाथ बारदोई, ये एक लीडर थे। जब आप गुवाहाटी एयरपोर्ट जाएंगे तो गुवाहाटी एयरपोर्ट इन्हीं के नाम से है, ठीक, नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा। ऐसा इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में, कनेक्टिविटी करने में आसानी हो, अदरवाइज आप नाम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक। अल्पसंख्यक के लिए इनका नाम पूरा मुझे ये नहीं याद आ रहा, शायद ठक्कर बापा ऐसा कुछ नाम था, या एके ठक्कर, एके ठक्कर थे शायद। ठीक, ये समितियां थी। एक चीज यहां पर और याद रखिएगा, प्रक्रिया, संचालन, क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? अध्यक्ष। और वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको सबको याद होगा वो ये था, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। ये अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसमें 7 सदस्य थे। तो पहले तो अध्यक्ष ही हो गए डॉक्टर अंबेडकर। अब बाकी जो 6 सदस्य हैं उन सदस्यों की एटलीस्ट टाइटल याद रखिएगा ताकि आप एग्जाम में 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही कर सकें। एक तो थे अयंगर और दूसरे थे अय्यर, तीसरे थे के एम मुंशी और चौथे थे सादुल्ला। ठीक। गोपाल कृष्ण स्वामी अयंगर ऐसे करके कुछ नाम था इनका। अ, अलापी अय्यर या सीताराम आदि ऐसे करके कुछ नाम था। मैं टाइटल से ही याद किया था, इस वजह से आपको टाइटल से ही बता रहा हूं। अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला। एक थे एन माधव राव और फिर थे टी टी कृष्णामचारी। इन दोनों को बाद में बुलाया गया। ये आए बीएल मित्र की जगह और ये आए डीपी खेतान की जगह। इन दोनों की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से इन दोनों मेंबर्स को एंट्री दी गई। ठीक। ये 6 मेंबर और 7वें थे अंबेडकर जी, ये याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक। अब छोटी समितियों में चलते हैं। छोटी समितियों में जो एक पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि झंडा समिति, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, वो किसके अंडर में थी? तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब जो हमें यहाँ पर काम की चीजें हैं वो ये ध्यान में रखनी है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। वो क्या हाईलाइट कीजिएगा कि 3 लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, कौन से 3 लोग? एक तो थे, इनका नाम याद रखिएगा, एस वरदाचारी, और दूसरा थे नलिनी रंजन सरकार, और तीसरा थे एस के डार। ठीक, बात समझ में आ गई? ये 3 लोग क्या थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, अब इनका 3 का नाम क्यों पढ़ते हैं ये भी जान लीजिए। ये इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि एस के डार को तो प्रांतीय भाषाई आयोग, इसके अध्यक्षता सौंपी गई थी, और नलिनी रंजन सरकार को ये सौंपा गया था कि संविधान सभा के लिए जो वित्तीय समिति बनेगी, जो उसके खर्चे पर क्या करेगी, निगरानी। दिख नहीं रहा तो मैं दोबारा से किए दे रहा हूं। एस के डार क्या थे? भाषाई प्रांतीय भाषाई आयोग, इसकी अध्यक्षता थी इनके पास, एस के डार के पास। नलिनी रंजन सरकार के पास थी संविधान सभा की वित्तीय समिति के लिए, मतलब उस पर बनाने में जो खर्च वर्च आए उसका। और एस वरदाचारी के पास थी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की समिति की, उससे रिलेटेड कोई समिति थी, उसकी अध्यक्षता इनके पास थी, एस वरदाचारी के पास। तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, और कौन सी समिति छूटी? समझौता करने वाली समिति, प्रांतीय संविधान समिति, पटेल। एक ये ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक के लिए ये ठक्कर नहीं थे, ये थे एच सी मुखर्जी। ठीक, ठक्कर किसके थे? एच सी मुखर्जी वही हैं जिनको आप उपाध्यक्ष बना रहे थे। ठीक है, उपाध्यक्ष 2 थे ना, एक थे मुखर्जी जी और दूसरे थे कौन? टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, लिखे हैं ना? यहाँ पर
अच्छा, ये H.C. मुखर्जी है, एलन मुखर्जी नहीं है, H.C. मुखर्जी। ठीक, मुखर्जी जी के नाम से याद रखिएगा। अच्छा हाँ, ठक्कर जी किसके थे? ठक्कर जी थे अल्पसंख्यक को छोड़कर जो विस्थापित लोग थे उनकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठक्कर जी थे, A.K. ठक्कर। ठीक, तो ये हो गई सारी आपकी समितियां। और अब आपको जो ध्यान में रखना है उसका कभी कभार क्रम पूछते हैं, तो क्रम आप याद रखिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, फिर राष्ट्रमंडल में सदस्यता, और सबसे लास्ट में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। इसको याद रखने का तरीका ऐसे भी याद रखिएगा, अगर हम बिना ध्वज या बिना गीत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले लिए, तो वहां पर जाकर के जब सब देशों का राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रध्वज फहरेगा, तो क्या गाएंगे या क्या दूसरे का गाएंगे? नहीं गाएंगे। या क्या सुनाएंगे? तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय ध्वज अपनाते हैं, फिर हम सदस्यता लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? राष्ट्रगान गाएंगे। ऐसे ही याद रखिएगा सीक्वेंस। ठीक है, ये 1949 में, ये 24 जनवरी 1950 में, दोनों, और ये 1947 में राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर की तिथि इस वजह से चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1930 में 1929 में लाहौर अधिवेशन में उन्होंने, नेहरू जी ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी कांग्रेस ने, और उन्होंने झंडा फहराया था रावी नदी के तट पर। ठीक, तो इस वजह से ये तारीख की गई। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। ठीक, और स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, यहां पर लिख लीजिएगा 26 नवंबर 1949। कुछ प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू। 26 जनवरी 1949 से लागू हो गया। पूर्ण संविधान पूरा का पूरा वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी की ये तिथि क्यों चुनी गई?
क्योंकि इसी दिन लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया? 1930 के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज के साथ ये झंडा फहराया गया था। तो जो मैंने पहले बताया था 26 नवंबर वाला, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 26 जनवरी है वो, ठीक। 26 से खाली कंफ्यूजन, ठीक है। तो आपका ये, अच्छा ये चीज आपको और बता दें कि उस समय की सारी बड़ी हस्तियां वो सब की सब संविधान सभा में थी, केवल महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक। दूसरी बात कि कुछ का जो है इस पर आरोप भी लगते हैं कि ये पूर्ण रूप से चुनी गई संस्था नहीं थी संविधान सभा। कुछ ने कहा कि ये वकीलों का प्रभुत्व है, वो सब बेकार की बातें हैं। कुछ ने कहा कि संप्रभु नहीं थी, उस समय भी ब्रिटिश हस्तक्षेप था। ये सारी की सारी बेकार की बातें हैं, ठीक है। पूरी तरीके से संप्रभु थी संविधान सभा। और वो अपने, जब आप संविधान आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनसे आप ये चीज़ देखेंगे कि हमने कहीं से कॉपी पेस्ट तो किया, लेकिन उसको अपने हिसाब से क्या किया, एडजस्ट किया। अपने हिसाब से हमने उसमें क्या किए, चेंजेस किए। तो जितनी भी आलोचनाएं, ब्रिटिश आलोचना करते हैं कि हिंदुओं का समुदाय खाली जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम संप्रदाय भी थे। अभी मैंने आपको प्रारूप समिति में सादुल्ला जी का नाम बताया, ठीक। सभी धर्मों का, सभी समुदायों का बराबर योगदान था। कोई ये कहे कि खाली हिंदुओं ने आज़ादी दिलाई, कोई ये कहे कि खाली हिंदुओं ने संविधान बनाया, तो ऐसा नहीं था। सभी समुदाय का बराबर योगदान था। किसी का योगदान ना तो कम था और ना ही किसी का ज़्यादा था। तो इन्हीं चीज़ों के साथ देखिए, कभी कभार डाटा में क्या होता है कि कुछ अगर चेंज हो जाए तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा। जहाँ तक याद आ जाती हैं चीज़ें हम बता देते हैं। अगर भूल चूक कहीं गलती हो गई तो अलग बात है, अदरवाइज अगर गलती होगी तो हम बाकायदे माफ़ी मांग करके आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पर गलती हुई थी और ये डाटा करेक्ट कर लीजिए। अगर बीच में पढ़ाते समय ही चीज़ें याद आ गई तो उसको भी हम करेक्ट करा देते हैं। तो उससे मैं नाराज मत होइएगा, क्योंकि ये चीज़ें, ये एक रनिंग प्रोसेस है, ठीक है। कोई जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम रट कर आए और उगल दिए। चीज़ें समझने पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं और उसके बाद बतानी पड़ती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बुरा मत मानिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभ्यास कीजिए, चीज़ों को बार बार लिख करके, ठीक है। बिना लिखे, बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 100 में 100 नंबर लाने वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे अगर सीटें कम हैं तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास जरूर करते रहिएगा। बिना अभ्यास के चीज़ें व्यर्थ हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।